अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बड़े अच्छे कमेंट किए। मेरा दिल इतना खुश होता है ना पढ़ के बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और हमेशा आप लोग ना प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, ठीक है। और सजेशन भी कोई होगा तो आप लिख दीजिए। और आज फिर मैंने आपके लिए एक केस ही तैयार किया है, केस नंबर 53। और ये मैंने पास पेपर से लिया है, CPS 2 के थ्योरी पेपर से। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, कॉमन भी है। और आप इसको गौर से सुने। फिर उसके बाद जो मैं, ज़ाहरी बात है कि मेरे तो कब के बने हुए हैं ना, तो मैंने तो उसमें जो कुछ भी लिखा है वो तो इतना पुराना मेरा मेडिसिन का लिखा हो, तो कहाँ से कहाँ मेडिसिन पहुँच गई है। तो मैंने उसको बिल्कुल लेटेस्ट हैरिसन से मैंने रेफरेंस लेके उसको सारा तैयार किया, ठीक है। क्योंकि पहले TNM क्लासिफिकेशन थी उसकी, अब नहीं है, अब दूसरी क्लासिफिकेशन है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये केस है, अ 44-year-old मेल with history of chronic liver disease for last 15 years presents with worsening pain in the right hypochondrium and increasing abdominal girth. He has developed anorexia and complaints of weight loss. अब उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं इसमें। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट आर द 5 पॉसिबिलिटीज़ इन दिस पेशेंट, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताइए। नंबर 2, व्हाट स्पेसिफिक टेस्ट वुड यू डू टू कंफर्म योर डायग्नोसिस, ठीक है। तो एक जो इसमें सबसे ज़्यादा जो लग रहा है, वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन अगर आप ये देखें 44-year-old मेल है और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ उसको लास्ट 15 ईयर्स से थी है, और अब वर्सनिंग राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में उसके पेन हो गया और डिस्टेंशन उसकी एब्डोमेन की बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब उसको एनोरेक्सिया भी है, वेट लॉस भी है। तो ज़्यादातर तो चाहता है कि भाई हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही पे जा रहा है ना। तो एक तो वो है पॉसिबिलिटी, उसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो व्हाट आर द 5 पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। मैंने तो लिखा है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, क्योंकि उसको 15 साल से डिजीज़ है, अब कन्वर्ट हो गई होगी कैंसर में। और उसमें यही होता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है, और वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, और इंक्रीजिंग एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है। यानी कि सिरोसिस उसको पहले से था और अब इसको कन्वर्ट हो गया है कार्सिनोमा में। नंबर 2, बट-चियारी सिंड्रोम। बट-चियारी सिंड्रोम यानी कि हेपेटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, उसमें भी हो सकता है। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस और एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो पहले से उसको CLD हो और अब उसको एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस हो गई हो, ठीक है। तो उसमें भी इस तरह से हो सकता है पेशेंट को। तो मैंने जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उसकी पहली जो डिफरेंशियल लिखी है, तो उसी के ऊपर मैंने आज बना लिया। क्योंकि देखें CLD तो इतना कॉमन है ना, CLD बहुत, यानी कि इम्तिहान में तो आएगा ही आएगा। तो CLD अगर आएगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी पूछेंगे। हो सकता है कि आपके पास जो CLD का केस आए वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो चुका हो। तो हर हाल में आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो करना ही करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लिकेशन भी वो पूछ रहे हैं तो फिर आपको सब कुछ आना चाहिए ना। तो इसको मैंने हैरिसन में से पूरा इसको मैंने लिख लिया है, उसकी जो अब जितनी भी चेंजेस हुई हुई हैं। तो अब दूसरा इन्होंने सवाल पूछा था कि व्हाट स्पेसिफिक टेस्ट वुड यू डू टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। ज़ाहिर है पहले आप CBC करेंगे, एसाइटिक फ्लूइड DR करेंगे, ठीक है। एसाइटिक फ्लूइड DR फॉर साइटोलॉजी, कल्चर सेंसिटिविटी AFB, ठीक है। तो वो उसमें आपको सारा दिख जाएगा। अगर साइटोलॉजी आपने की है तो उसमें आपको मैलिग्नेंट सेल नज़र आ सकते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में अगर उसको SBP हुआ हुआ है, सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, तो उसमें आपको कल्चर सेंसिटिविटी में बैक्टीरिया मिल जाएगा। ये AFB कल्चर अगर आपने भेज दिया, अगर उसको एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है तो वो भी आ सकता है। फिर इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग पहले तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, फिर अल्ट्रासाउंड डॉपलर, फिर CT एब्डोमेन और MRI, ठीक है। ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी कर सकते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन एंड anti-HCV, क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ CLD दिया हुआ, उन्होंने बताया नहीं कि किस वजह से उसको CLD, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को हम कैसे फिर डायग्नोज करते हैं ना, इमेजिंग के थ्रू।
तो पहले देख लेते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस. Malignant neoplasm of liver arising from parenchymal cells are hepatocellular carcinoma and those arising from ductular cells are cholangiocarcinoma. ठीक है, तो parenchymal सेल से अगर निकल रहा है तो उसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, और अगर डक्ट्यूलर सेल से निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं कोलेंजियोकार्सिनोमा. कैरेक्टरिस्टिक सीटी एंड एमआरआई फीचर्स होते हैं उसके, अभी हम आगे देख लेंगे. और नंबर 3, एलिवेटेड अल्फा वीटो प्रोटीन लेवल मिल सकता है आपको, मतलब अगर मोर देन 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है तो इट इज़ हाईली सस्पिशियस फॉर CA, बट इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक. ठीक है, तो कभी आप डायग्नोसिस के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे. 80% ऑफ कार्सिनोमा आर एसोसिएटेड विद सिरोसिस ऑफ एनी इटियोलॉजी. अब देखें, ये इतना ज़रूरी है ना कि किसी भी इटियोलॉजी में हो सकता है. जो भी इटियोलॉजी है CLD की, उन सब में कार्सिनोमा में वो चेंज हो सकता है. ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन यानी 60% ऑफ केसेस में हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है. हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी में भी जो है ना, अगर उसमें हाई वायरल लोड हो इनिशियली, और जीनोटाइप C हो, और हेपेटाइटिस BE एंटीजन उसमें अगर पॉजिटिव हो, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर है हेपेटाइटिस C दूसरे नंबर पे. अल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वो भी कन्वर्ट हो सकता है. और हीमोक्रोमेटोसिस, एफ्लाटॉक्सिन, फंगल कार्सिनोजन जो है वो कॉन्टामिनेटिंग फूड, उसके एक्सपोजर से हो सकता है. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से हो सकता है. नॉन अल्कोहलिक स्टिएटो हेपेटाइटिस यानी कि NASH, उसमें हो सकता है. नंबर 9, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, इसमें भी हो सकता है. ठीक है, तो जितनी भी हैं आपकी, बल्कि इसमें मैं एक लिखना भूल गई हूँ, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे पास एक पेशेंट आई थी, एल्डरली फीमेल थी, वो बहुत बुरा हाल था उसका, होता है. तो उसको जो है CA था, लिवर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और उसको हेपेटाइटिस B, C सब चीज़ें उसकी नेगेटिव थी, और उसको जो है वो फेरेटिन भी उसका ठीक था. फिर मैंने ना उसका ANA कराया था तो वो पॉजिटिव आया था. यानी कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मैंने तो कभी दिमाग में भी ना आया कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी कन्वर्ट हो सकता है. यानी जितनी भी कॉजेज़ हैं CLD के ना, वो सब कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछ रहे हैं तो हेपेटाइटिस B है. ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या होंगे? पहले से ही उसको CLD है, सिरोसिस हो सकता है उसको हो, तो डिटोरियोरेशन इन सिरोटिक स्टेट, यानी और तबीयत उसकी और ज़्यादा, एसाइटीज़ उसका बढ़ जाएगा, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो रहा है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये सब शुरू हो जाएगा. कि कैक्सिया, वीकनेस एंड वेट लॉस. नंबर 3, इंक्रीजिंग एसाइटीज़ मे बी ब्लडी, यानी कि एसाइटिक फ्लूइड ब्लडी हो सकता है, सजेस्टिंग हेपेटिक और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बाय ट्यूमर और ब्लीडिंग फ्रॉम नेक्रोटिक ट्यूमर. नंबर 4, टेंडर हेपेटोमेगाली विद एन ओकेजनल पेल्पेबल मास, ब्रूई ओवर ट्यूमर और फ्रिक्शन रब, वो भी मिल सकता है आपको. टेंडर हेपेटोमेगाली में आप देख लें कि क्या क्या चीज़, मतलब अगर राइट टेंडर हेपेटोमेगाली है तो उसकी क्या डिफरेंशियल होती है. एक तो चलेंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, फिर जो है वो हेपेटिक एप्सिस हो गया, फिर जो है वो कंजेस्टिव राइट साइडेड फेलियर हो गया, कार्डियक फेलियर, और ठीक है, इनमें होता है ना, और बट-शेयरी सिंड्रोम में भी होता है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आप ज़ाहिर है CBC कराएंगे तो उसमें एनीमिया मिल जाएगा. हो सकता है कि एरिथ्रोपोइटिन अगर इंक्रीज़ हो गई हो, क्योंकि मेनली तो एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज़ होता है, लेकिन एक पोर्शन उसका लिवर से भी बनता है, तो इट कैन इंक्रीज़ द हेमाटोक्रिट. इस सूरत में LFTs, जो भी डीरेंजमेंट उस वक्त तक होगी उसकी, मतलब हेपेटिक डिसफंक्शन, वो आप देख लेंगे. प्लस इट शोज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज विच इज सस्टेन. हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन आप कराएंगे, anti-HCV कराएंगे. अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स आर इंक्रीज इन 70% केसेस, यानी कि 30% में नहीं भी मिल सकते, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक नहीं कहते. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़े हुए हो, यानी कि 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा बड़े हों, तो फिर सस्पिशियस होता है कि HCC होगा. नंबर 6, सीरम लेवल्स, पहले ये था डेस गैमा कार्बोक्सिल प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स,
एलिवेटेड उसमें लिखा हुआ था, मैंने जो बनाया था ना उस वक्त की किताब लिखा हुआ होगा, लेकिन अब हैरिसन ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट एट ऑल यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल। लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ही ले डैस गैमा कार्बोक्सिल प्रोथ्रम्बिन एलिवेट होगा तो वो डायग्नोस्टिक है या नहीं, तो नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक। एसाइटिक फ्लूइड साइटोलॉजी, इट शोज मैलिग्नेंट सेल्स। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन हो गई नॉन इन्वेजिव। अब इमेजिंग आप कर लें, मतलब सीटी अगर करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सीटी की फाइंडिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि ये सीटी में ही डायग्नोस हो जाता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। उसकी बायोप्सी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इतने कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको मिल जाएं, यानी 4 फेज मल्टी सेंट्रिक सीटी स्कैन, 4 फेजेस ऑफ एनहेंस्ड आर्टीरियल वीनस एंड डिलेट, ठीक है, और डायनेमिक कंट्रास्ट एमआरआई एब्डोमेन विद कंट्रास्ट एनहांसमेंट, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब नॉन इन्वेजिव रेडियोलॉजिक डायग्नोसिस इज अचीव्ड विद हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इफ द लीजन इज more than 1 centimeter in diameter and shows the radiologic hallmark of hepatocellular carcinoma by one imaging technique. The typical hallmark of hepatocellular carcinoma consists of vascular uptake of nodule in arterial phase with washout in portal, venous और delayed phases. यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही वेस्कुलर लीजन होगा, और अगर आप 4 फेज मल्टीसेंट्रिक सीटी कराएंगे तो क्या होगा कि जो नोड्यूल है, मतलब मोर देन 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए ना नोड्यूल, उसमें वेस्कुलर अपटेक होगी उस नोड्यूल की आर्टीरियल फेज में, और वॉश आउट हो जाएगा इन वीनस और डिलेट फेजेस में। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर ये आपको मिल रहा है ना तो फिर आपको बायोप्सी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। This radiologic pattern captures the hypervascular nature characteristic of hepatocellular carcinoma. Diagnostic specificity is 95 to 100%. Can you देख लें आप 95 to 100%, and a biopsy is not necessary. ठीक है, nodule less than 1 centimeter in size are unlikely to be hepatocellular carcinoma, and ultrasound is advised every 3 to 4 months for follow-up. Okay. तो नोड्यूल अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर का है ना तो इट इज़ अनलाइकली टू बी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लेकिन ये कि सस्पिशियस है तो एवरी 3 to 4 मंथ्स अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी सर्विलेंस के लिए करानी चाहिए फॉलोअप में। अब इसमें ये बहुत अच्छा सा चार्ट है, देखें मास या नोड्यूल आपको अल्ट्रासाउंड में मिल गया, ठीक है। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो रिपीट अल्ट्रासाउंड एट 4 मंथ्स, अगर वो स्टेबल है तो इनकन्क्लूसिव होगा, ठीक है। अगर ग्रोइंग और चेंजिंग पैटर्न है और मोर देन 1 सेंटीमीटर का अगर मिल रहा है आपको तो 4 फेज कंट्रास्ट एनहांस सीटी और मल्टीपल कंट्रास्ट एनहांस एंड गेडोक्सैटिक एनहांस्ड एमआरआई करा के देख लें। वन पॉजिटिव टेक्निक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा रेडियोलॉजिक हॉलमार्क अगर मिल रहा है, यानी कि आर्टीरियल फेज में नोड्यूल के अंदर ब्लड आ जाता है और वीनस फेज में जो है वॉश आउट हो जाता है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर अब मिल रहा है, अगर मिल रहा है आपको तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो 100% वही है, डायग्नोसिस आपकी हो गई, बायोप्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मिल रहे हैं तो फिर यूज़ ऑल्टरनेट इमेजिंग मोडालिटी, यानी कि आप वो करा के देख लें एमआरआई वगैरह। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा कुछ लेकिन आपको सस्पिशन है क्योंकि मोर देन 1 सेंटीमीटर का नोड्यूल है तो फिर आप बायोप्सी करेंगे, इस केस में करेंगे बायोप्सी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। बिनाइन और नॉन अगर बायोप्सी में निकल आए बिनाइन और नॉन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, मैलिग्नेंट नहीं है, तो इस तरह से आप प्रोसीड करते हैं। यानी कि सिर्फ साइज़ देख के आप अल्ट्रासाउंड में जो आपको साइज़ मिल रहा है फिर फर्दर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर आप जो है उसको फॉलोअप करेंगे, अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर आप सीटी करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, पैथोलॉजिक डायग्नोसिस यानी कि लिवर बायोप्सी इट इज़ रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड किस में है? उसमें है जिसमें पेशेंट प्रेजेंट कर रहा हो उसको सिरोसिस ना हो, तो फिर आप करेंगे उसकी बायोप्सी। नंबर 2, इफ़ इमेजिंग इज़ नॉट टिपिकल इन सीटी और एमआरआई, तो पहले आपने सीटी एमआरआई कराया लेकिन उसमें इतना टिपिकल कोई वेस्कुलर लीजन आपको नहीं मिला तो फिर बायोप्सी कर लेंगे। अदरवाइज बायोप्सी इज़ नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको सीटी में उसके कैरेक्टरिस्टिक वेस्कुलर फीचर्स मिल जाएं तो, ठीक है।
अब स्टेजिंग सिस्टम, अरे भाई मेरे पास तो वो एक पेज में स्टेजिंग सिस्टम वही TNM क्लासिफिकेशन लिखी हुई थी, तो मैंने वो तो हटाया इसमें से। तो अब देखें, मोस्ट एक्सेप्टेड स्टेजिंग सिस्टम इज़ बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर, यानी कि BCLC। इसको जो है अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी सब इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऑथेंटिक है, बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर। इसके थ्रू हम स्टेज करेंगे उसको। इट हैज़ 5 प्रोग्नोस्टिक सब क्लासेस एंड एलोकेट्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स फॉर ईच स्टेज, यानी 5 प्रोग्नोस्टिक सब क्लासेस हैं इसमें। और उसको स्टेज इस तरह से किया जाता है कि आपको जो भी स्टेज होगी ना, तो उसका आपको पता होगा कि अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स हैव बीन शोन टू इम्प्रूव सर्वाइवल इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। थेराप्यूटिक एल्गोरिथम उन्होंने बनाई है। नंबर 1 इज सर्जिकल रिजेक्शन, नंबर 2 लिवर ट्रांसप्लांटेशन, नंबर 3 रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और RF, नंबर 4 कीमो एम्बोलाइजेशन। और ये चार्ट मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले आप ये पूरा देख लेते हैं। फिर सिस्टमिक कीमोथेरेपी, लिवाटिनिब, रिगोराफिनिब, cabozantinib and ramucirumab. In hepatocellular carcinoma, following parameters are relevant for defining treatment strategy. तो उसमें ना 3 चीज़ें आप देखेंगे, यानी कि 3 पैरामीटर्स लिए जाते हैं जिससे आपको ट्रीटमेंट का सही पता चलता है कि इस स्टेज में आप कौन सी ट्रीटमेंट होगी, जो मैं अभी हमने बताई हैं। नंबर 1 है ट्यूमर स्टेटस, पहले तो आप देख लें कि क्या है। नंबर 2 कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स, उसको भी देखना है। फिर नंबर 3 लिवर डिसफंक्शन, ठीक है। ये 3 चीज़ें जब आप देखेंगे इसमें BCLC में, तो फिर आप सही तौर पे ये बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट अब उसका क्या होगा, ठीक है। तो बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर स्टेजिंग कैप्चर्स ऑल 3 वेरिएबल्स एंड एलोकेट्स पेशेंट्स टू ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, ठीक है। तो मतलब ये कि एक ऐसी चीज़ है, यूनिवर्सल है, कि अगर आप उसमें कैटेगराइज कर लें और स्टेज कर लें पेशेंट को, तो बिल्कुल मतलब आसानी से जो है ना आप उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देंगे। सिंस मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट्स हैव 2 डिजीजेस, क्या एक तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड सिरोसिस, अ क्लियर मेजरमेंट ऑफ लिवर डिसफंक्शन शुड बी इन प्लेस। इट इज़ असेस्ड बाय चाइल्ड-पर्ग स्कोर विच यूजेस 5 क्लिनिकल मेजर्स, ठीक है ना। वो तो आपको आता है ना, लेकिन आप देख लें उसमें मतलब लिवर डिसफंक्शन को आप चाइल्ड-पर्ग स्कोर से देखेंगे, ठीक है। तो पहला उसमें होता है टोटल बिलिरुबिन, दूसरा है सीरम एल्ब्यूमिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, चौथा है एसाइटिस सिवियरिटी और 5वां है हेपेटिक एन्सेफलोपैथी ग्रेड्स। दे क्लासिफाई इन वन ऑफ द ग्रुप्स A to C विद प्रेडिक्टेड सर्वाइवल रेट। तो इसमें चाइल्ड-पर्ग स्टेट में हम लिवर का जो डिसफंक्शन है वो इससे हम असेस कर लेंगे, ठीक है। और उसमें ही हमें पता चल जाएगा कि सर्वाइवल रेट्स उसके कितने हैं। अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे डाल दिया है चाइल्ड-पर्ग क्लासिफिकेशन सिरोसिस की। तो सीरम बिलिरुबिन जो है ना, ऊपर वाला छोड़ दें, माइक्रोमोल से तो मुझे समझ में नहीं आता, मिलीग्राम पर DL अगर लेस देन 2 है, ठीक है, तो 1 होगा। और अगर 2 से 3 है बिलिरुबिन का लेवल तो 2 होगा। अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 लेंगे। सीरम एल्ब्यूमिन ग्राम पर डेसीलीटर, अगर मोर देन 3.5 है तो 1 लेंगे, और 3 to 3.5 है तो 2 लेंगे, और लेस देन 3 है तो 3 लेंगे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि सेकंड्स प्रोलॉन्ग कितना है, 0 to 4 है तो 1 लेंगे, 4 to 6 है तो 2 लेंगे, मोर देन 6 है तो 3 लेंगे। एसाइटिस अगर नहीं है तो 1, ईजीली कंट्रोल हो रहा है दवाई से तो 2, और पोरली कंट्रोल्ड है तो 3, और पोरली कंट्रोल्ड है तो 3। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी अगर नहीं है तो 1, अगर मिनिमल है तो 2, और एडवांस्ड है अगर तो फिर 3 लेंगे। अब चाइल्ड-पर्ग स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द स्कोर्स ऑफ 5 फैक्टर्स एंड कैन रेंज फ्रॉम 5 to 15, ठीक है। तो इसमें 5 to 15 आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से कोई भी नंबर आ जाएगा। तो चाइल्ड-पर्ग क्लास इज आइदर A, स्कोर अगर आपका आ रहा है 5 to 6 तो क्लास A होगा, ठीक है। अगर 7 to 9 आ रहा है तो B होगा, और 10 और अबव आ रहा है तो C होगा। तो डीकम्पनसेशन इंडिकेट सिरोसिस विद अ चाइल्ड-पर्ग स्कोर ऑफ 7 और मोर, क्लास B। दिस लेवल हैज़ बीन एक्सेप्टेड क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। मोर देन 7 में लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज एडवाइज। तो इससे हम लिवर डिसफंक्शन निकालेंगे,
और बाकी जो है ना ट्यूमर स्टेटस और कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने हैं आपने, तो वो देख लेते हैं। अब चाइल्ड पर क्लास ए रिफ्लेक्ट्स वेल प्रिजर्व लिवर फंक्शन, क्योंकि बिलिरुबिन भी 2 से कम है और कोई एसाइटीज़ भी नहीं है और एल्ब्यूमिन भी जो है वो नॉर्मल है, तो इट रिफ्लेक्ट्स वेल प्रिजर्व लिवर फंक्शन। चाइल्ड पर क्लास बी इंडिकेट्स मॉडरेट डिसफंक्शन विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 3 years। चाइल्ड पर क्लास सी इंडिकेट्स सिवियर लिवर डिसफंक्शन विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1 year ओनली। ठीक है, तो इससे आपने ये लिवर का जो डिसफंक्शन है वो इससे कैलकुलेट कर लिया। अब ट्रीटमेंट एलोकेशन कैसे करेंगे? एट अर्ली बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर स्टेजेस with very well preserved liver function, child per hyper A class with normal bilirubin and without portal hypertension, surgical resection is indicated। यानी A अगर आ रहा है या हाइपर A मतलब उन्होंने ले लिया है कि बिल्कुल लिवर डिसफंक्शन नहीं है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं हुआ, एसाइटिस भी नहीं है, तो सर्जिकल रिजेक्शन आप कर सकते हैं चाइल्ड पग हाइपर ए और ए क्लास में। मॉडिफिकेशन ऑफ चाइल्ड पग स्कोरिंग टू मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज, जो मेल्ड स्कोर होता है, इट हैज़ नॉट बीन एडॉप्टेड फॉर ट्रीटमेंट एलोकेशन। अब मेल्ड स्कोर जो है ना वो ट्रीटमेंट एलोकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट फॉर प्रायोराइजेशन ऑन वेटिंग लिस्ट फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब जो वेटिंग लिस्ट पे हैं सिर्फ उसमें आप मेल्ड स्कोर देख लेंगे कि जिनका ज़्यादा आ रहा है उनको जल्दी ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे आप रखते हैं। प्रायोरिटाइजेशन गलत बोल रही थी मैं। अच्छा, परफॉर्मेंस स्टेटस अब कैसे निकालेंगे आप? इट इज़ असेस्ड यूजिंग द ईस्टर्न कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी ग्रुप। इसका एब्रीविएशन है ECOG। ठीक है, ईस्टर्न कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी ग्रुप परफॉर्मेंस स्केल, अ 5-point सिस्टम where higher number indicate greater disability and the presence of cancer related symptoms. ECOG 1 to 2 is considered a sign of advanced disease. Patients with severe liver dysfunction यानी कि चाइल्ड पर क्लास C और परफॉर्मेंस स्टेटस इम्पेयरमेंट ECOG 3 to 4 आर ऑफर्ड सपोर्टिव केयर मैनेजमेंट। यानी कि अगर चाइल्ड पग स्कोर C है और ECOG 3 to 4 है तो फिर उसका मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे आप, सिर्फ सपोर्टिव केयर मैनेजमेंट देंगे उसको। कंसिडरिंग ऑल प्रोग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट एफिकेसी 5 BCLS स्टेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। यानी कि इन 3 वेरिएबल्स के बाद 5 स्टेजेस BCLC की आप बना ली हुई हैं, उसमें आप एलोकेट करेंगे पेशेंट को अकॉर्डिंगली। नंबर 1, पेशेंट्स विद लिवर ओनली न्यूप्लास्टिक डिजीज़, यानी कि सिर्फ लिवर में ही है नोड्यूल, नो सिम्टम्स भी नहीं है उसके, यानी कि एनोरेक्सिया, वेट लॉस और ये सब, पेन वेन, ECOG 0 है। एंड माइल्ड टू मॉडरेट लिवर डिसफंक्शन, चाइल्ड पग स्कोर A या B है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरी अर्ली स्टेज 0 और अर्ली स्टेज A और इंटरमीडिएट स्टेज B। ठीक है, तो 3 इसमें आप स्टेज 0, स्टेज A और इंटरमीडिएट स्टेज में आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, स्टेजेस ऑन ट्यूमर साइज एंड नंबर्स, वेरी अर्ली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा BCLC 0 is defined by single tumor less than 2 centimeter, well differentiated with absence of microvascular invasion of or stellate। ठीक है, तो BCLC 0 क्या होगा? लेस देन 2 सेंटीमीटर का होगा और वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा और कोई माइक्रोवेस्कुलर इन्वेजन वगैरह नहीं होगी, तो उसको हम BCLC 0 कहेंगे। अर्ली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा BCLC A indicates either single tumor or maximum 3 nodules of less than 3 centimeter in diameter. Intermediate stage BCLC B is defined by all other liver tumors, मतलब ये इनके अलावा। Conversely, hepatocellular carcinoma is considered at advanced stages BCLC C when patients present with cancer-related symptoms. ECOG यानी कि एक मिनट, ईस्टर्न कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी ग्रुप भूल ही जाता है, ECOG 1 to 2 और ट्यूमर विद मैक्रोवेस्कुलर इन्वेजन ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग ब्रांच, हेपेटिक और पोर्टल वेन, लिम्फ नोड्स और lymph node involvement or extra hepatic
स्प्रेड यानी कि मेटास्टेसिस हो चुका है अगर उसको, ठीक है, तो BCLC C होगा ये।